इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट वर्सेस वीक एंटिटी सेट। ओके, तो पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है और वीक एंटिटी सेट क्या होता है। ओके, अगर इसकी एकदम ऊपर डेफिनेशन देखें तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट वो एंटिटी सेट होता है जिसकी अपनी खुद की प्राइमरी की होती है। ओके, और वीक एंटिटी सेट वो एंटिटी सेट होता है जिसकी खुद की प्राइमरी की नहीं होती है। ओके, लेकिन एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। एन एंटिटी सेट that is not existence dependent on some other entity set, उसको बोलते हैं strong entity set। और इसका मतलब क्या है? not existence dependent, that is have its own primary key। ओके, यहां पर an entity set that is existence dependent on some other entity set, इसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरे एंटिटी सेट पर इसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। मतलब ये अपने एंटिटी अकरेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन प्राइमरी की। ओके, तो ये तो बात हो गई स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट के डेफिनेशन की। ओके, दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को पेरेंट एंटिटी सेट या ओनर एंटिटी सेट या डोमिनेंट एंटिटी सेट भी बोला जाता है। सिमिलरली वीक एंटिटी सेट को भी कुछ और नाम है, चाइल्ड एंटिटी सेट या डिपेंडेंट एंटिटी सेट या सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट भी बोला जाता है। ओके, अब जब भी वीक एंटिटी सेट कहीं आएगा तो उसके साथ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के साथ जरूर रिलेशनशिप होगी। ओके, अदरवाइज उसका कोई अपना खुद का वजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी एंटिटी अकरेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता है। ओके, तो यहां पर मैंने ये एक डायग्राम मीन्स ER डायग्राम एक बना रखा है, जहां पर क्या कहा है, एक एम्प्लॉय एंटिटी सेट है जिसमें 3 एट्रीब्यूट हैं, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, वेयर एम्प्लॉय ID इज द प्राइमरी की ऑफ दिस एंटिटी सेट। ओके, तो इलिप्स में अंडरलाइन किया जाता है प्राइमरी की को शो करने के लिए। ओके, यहां पर डिपेंडेंट क्या है? वीक एंटिटी सेट है, डबल रेक्टेंगल से शो किया जाता है और स्ट्रॉन्ग को सिंगल रेक्टेंगल से। ओके, यहां पर जो एट्रीब्यूट्स हैं, डिपेंडेंट नेम, डिपेंडेंट रिलेशन एंड डेट ऑफ बर्थ डिपेंडेंट की। ओके, और यहां पर जो डी नेम है इसको डॉटेड, ये मीन्स ये कट लाइन्स से इसको शो किया गया है। ओके, डैश्ड लाइन से। तो ये जो डैश्ड लाइन शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि वीक एंटिटी सेट की ये पार्शियल की है, या इसी को डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। ओके, ये तो इतनी बात हो गई। अब चूंकि इसकी अपनी खुद की प्राइमरी की नहीं है, तो अब इसको किसी पे ये एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है ऑन दिस एंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ओके, तो ये मीन्स अब इसकी तो अपनी प्राइमरी की है, अब इसकी वीक एंटिटी सेट की प्राइमरी की कैसे बनाए? कहता है अपना डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट या पार्शियल की और इसकी प्राइमरी की, इन दोनों को लेकर के ये क्या कर लेगा, ये अपनी प्राइमरी की बना लेगा वीक एंटिटी सेट की। ओके, और आगे चल के आप देखोगे कि यहां पर एक टाइप की फॉरेन की रिलेशनशिप बन रही है। ओके, एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है फॉरेन की, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट,
तो ये वो इससे बना लेता है फॉरेन की, मीन्स जैसे इसका ये EID इधर नॉर्मल एट्रीब्यूट होगा, ओके, तो EID डी नेम मिल करके प्राइमरी की बनाएंगे, लेकिन अकेला EID इसका नॉर्मल एट्रीब्यूट होगा, ये इसको रेफर करेगा। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देता हूं, नोट इट डाउन। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? ER डायग्राम्स जितने भी होते हैं, जितने भी इसमें फीचर्स होते हैं, तो इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये हर तरीके की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को इससे डिनोट कराया जा सके, ओके। और ये फॉरेन की रिलेशनशिप या कह लो आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी एक कंस्ट्रेंट है जिसको ER मॉडलिंग में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सिनेरियो क्या है कि एम्प्लॉय और डिपेंडेंट, अब देखो मैं एक बोल रहा हूं कि एम्प्लॉय जो है उसके कई डिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब अब यहां पर एक्चुअल में मैं इंटरेस्टेड हूं इस बात पे, ये मैपिंग पे, ओके, कि इनके बीच में ये मैपिंग क्या होगी। याद रहे ये जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है और ये डिपेंडेंट या वीक एंटिटी सेट के बीच में हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होगा। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब आप जानते हो क्या, कि जितने भी डिपेंडेंट हैं इसमें ईच एंड एवरी डिपेंडेंट इज डिपेंड ऑन सम एम्प्लॉय, ओके। इसमें इस सेट में कोई सी ऐसा भी एंटिटी अकरेंस नहीं है जो कि एम्प्लॉय पे डिपेंड, किसी ना किसी एम्प्लॉय पे डिपेंड ना हो, इसीलिए टोटल पार्टिसिपेशन है। इधर पार्शियल पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब यह है कि एक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एराइज हो रहा है वो क्या है, यहां पर बड़ा ही कंट्रोवर्सल टाइप की बात है। कुछ लोग कहते हैं ये जो मैपिंग है ये 1 to m है, ओके, मींस इनके स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट के बीच में हमेशा 1 to m की मैपिंग होगी। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वीक एंटिटी सेट और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के बीच में जो मैपिंग है वो m to 1 है, मेनी टू 1 है, ओके। तो ये आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, स्ट्रॉन्ग टू वीक, वीक टू स्ट्रॉन्ग, ओके। लेकिन 1 to m है कि m to 1 है कि और कुछ है वो हम देख लेते हैं, ओके। मीन्स यहां मैं लिखता हूं 1 to m, m to 1, m to n, या कह लो 1 to 1 to 1 to 1, 1 to 1 या m to n, ओके। अब देखना, अगर मैं ये बोलूं कि एक एम्प्लॉय, वन एम्प्लॉय मीन्स कैन हैव मेनी डिपेंडेंट्स, ओके, तो इधर कार्डिनलिटी क्या हो गई, इधर ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉय के कई डिपेंडेंट हों, तो इधर कार्डिनलिटी क्या हो गई, मेनी, मतलब m हो गई, ओके। और अगर बोलूं कि इधर जो है क्या कहते हैं एक डिपेंडेंट कई एम्प्लॉय पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशनशिप 1 to many ना हो करके ये तो मेनी टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप दिख रही है, ओके। ये मेनी टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप दिख रही है, ओके। इट मीन्स कि और ये m to n का मतलब है कि ऑटोमेटिक ये केस, ये केस, ये केस, ये तो इंक्लूडेड ही हैं, ओके। मीन्स रिलेशनशिप ये है। तो कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 to m या m to n 1 ऐसे करके, तो उस पर आपको बिलीव नहीं करना है, सीधे लॉजिक पुट करना है कि यहाँ पर एक एंटिटी E1 है, एक एंटिटी E2 है और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। या अगर केस ओरिएंटेड होना है, जैसे ये एग्जांपल केस ओरिएंटेड है कि एक एम्प्लॉय और डिपेंडेंट उसका सिनेरियो लिया गया है, ओके। या अगर मींस जनरल पूछ रहा है तो m to n रिलेशनशिप इनके बीच में होगी, स्ट्रॉन्ग टू वीक या वीक टू स्ट्रॉन्ग, जो भी है, मेनी टू मेनी होगी। लेकिन अगर
ये बात मीन्स कहीं कोई कंस्ट्रेंट दी हुई है, जैसे ये कंस्ट्रेंट दे दे कि एक एम्प्लॉय का एक से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, ओके, उस केस में मैंने आपको मैपिंग कार्डिनलिटीज सिखाई हैं, ओके, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, ओके, बट द जनरलाइज आंसर अबाउट द मैपिंग इज M2N, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, टोटल पार्टिसिपेशन ये हमेशा होगा ही होगा, वीक एंटिटी और रिलेशनशिप इनके बीच में ये टोटल पार्टिसिपेशन हमेशा होगा, ओके। यहां पार्शियल पार्टिसिपेशन है, उसकी वजह है कि कोई इंप्लॉय ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, ओके, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट है तो फिर उसके रिस्पेक्टिव कोई ना कोई इंप्लॉय तो है ही, इसीलिए टोटल पार्टिसिपेशन है, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इन सम केसेस द डेटाबेस डिजाइनर may choose to express a weak entity set as multi-valued composite attribute of the owner entity set। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो डेटाबेस डिजाइनर होता है वो वीक एंटिटी सेट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता है, वो क्या यूज करता है, मल्टी वैल्यूड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट यूज करता है। कैसे, जैसे कि मैं क्या करूं, जो मेरा ये पूरा है यहां से लेके यहां तक रिलेशनशिप से ये पूरा आगे, इसको सबको क्या कर दूं, हटा दूं, मिटा दूं, डिलीट कर दूं, ओके, और इसमें एक मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाऊं। मल्टीपल एट्रीब्यूट को क्या करते हो आप, डबल एलिप्स से शो करते हो, और इसके अंदर क्या लिखूं, ये तीनों एट्रीब्यूट इसके अंदर लिखूं, ओके, और एंड दैट्स इट। तो अगर मैं इसको मिटा दूं और ये तीनों एट्रीब्यूट इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बना दूं, इसमें इसको लिख दूं, तो होगा क्या, सिनेरियो क्या बनेगा, एक टाइम आएगा जब आप इस ER डायग्राम को कन्वर्ट करोगे टैबुलर फॉर्म में, रिलेशनल मॉडल में, ओके, तो होगा क्या कि इसके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए अपनी एक इंडिविजुअल टेबल बनेगी, और टेबल बनते समय क्या होगा कि ये जो मीन्स ये इसकी प्राइमरी की को भी अपने साथ ले लेगा, और वही फॉरेन की रिलेशनशिप बनेगी, जो इस पूरे को, इतने को आप जब इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो रिलेशन मॉडल बनेगा वही इतने से भी बनेगा, ओके, एंड दैट्स डन।